हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, जो आपका चैप्टर है उसको लॉज ऑफ मोशन फोर्थ चैप्टर है 11th फिजिक्स का। 3 चैप्टर हमने कवर कर लिए हैं और आई होप आप लोगों ने वो अच्छे से मतलब कर भी लिए होंगे मेरे साथ साथ, ठीक है। और देखो, अभी वीकली टारगेट बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि वीकली टारगेट कैसे हम करें। तो देखो, मैंने आपको प्रॉपर एक प्लानर प्रोवाइड किया था मार्च के फर्स्ट वीक का। उसमें मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किया था कि मैं ये चीज़ें आपको प्रोवाइड करूँगी इस दिन। उसके अकॉर्डिंग आप भी अपनी कुछ चीज़ें लाइक, अगर आपको थोड़ी कैपेसिटी ज़्यादा है, अगर आप पूरे वीक में 6-7 चैप्टर आराम से कर सकते हो तो आप उसके अकॉर्डिंग उसमें डाल सकते हो, ठीक है। जैसे जो भी हमारे चैप्टर हो चुके हैं आप उनको डाल सकते हो, या फिर आप बायोलॉजी में आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी कर सकते हो कि जो चैप्टर हमने नहीं किए हैं वो भी आप कर सकते हो जो आपको आसान लगते हैं, ठीक है। तो ये एफर्ट्स आप प्लीज़ खुद डालिए, ज़रूरी भी है, मैं बार बार ये बोलती हूँ। क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। पहले हम लास्ट वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, फिर हम ऊपर जाएंगे, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास क्या एक स्टेशनरी बॉडी है जिसका मास 3 किलोग्राम है। वो एक्सप्लोड होती है 3 इक्वल पीसेज में। तो यहाँ पे 2 ऑफ द पीसेज फ्लाई ऑफ इनटू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। जो 2 पार्टिकल्स हैं वो तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर मूव कर जाते हैं, जिसके पहली वाले की वेलोसिटी क्या है 3 मीटर पर सेकेंड और दूसरे वाले की वेलोसिटी क्या है 4 मीटर पर सेकेंड। आगे बोला क्या है कि जो आपका एक्सप्लोजन हो रहा है वो इतने टाइम पीरियड में हो रहा है, आपका 10⁻⁻⁴ सेकेंड टाइम पीरियड दे रखा है। तो हमें बताना है कि फोर्स कितना होगा, फोर्स कितना लगेगा थर्ड पार्टिकल के ऊपर, क्योंकि 3 पार्टिकल में वो एक्सप्लोड हुआ है, 2 के बारे में तो बता रखा है कितनी वेलोसिटी है, तो थर्ड वाले के ऊपर हमें एवरेज फोर्स बताना है कितना लगेगा, ठीक है। एवरेज फोर्स क्या होता है, एवरेज फोर्स का अगर हम फॉर्मूला देखें तो ये होता है आपका इम्पल्स बाय टाइम, ठीक है। याद रखो, फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है। इम्पल्स की अगर हम बात करें तो इम्पल्स होता है क्या है हमारा, इम्पल्स होता है चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। क्या होता है चेंज इन मोमेंटम, डेल पी से हम डिनोट कर सकते हैं डिवाइडेड बाय टी, जो हमारा ये टाइम है। तो यहाँ पे देखो टाइम तो आपको डायरेक्टली गिवन ही है, कितना है 10⁻⁻⁴ सेकेंड, यहाँ पे पुट कर दो वैल्यू। उसके बाद हमारे पास चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है एम इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी, ये हमारा क्या होता है मोमेंटम होता है। तो बेसिकली हमें यहाँ पे थर्ड वाले का मोमेंटम पता होना चाहिए, ठीक है। थर्ड वाले जो हमारा पीस है उसका मोमेंटम कैसे कैलकुलेट करेंगे, मास क्या हो जाएगा 1 kg। अब ये 1 kg कहाँ से आया, यहाँ पे टोटल मास दे रखा है 3 किलोग्राम और वो 3 पीसेस में डिवाइड हो रहा है। तो बेसिकली हर एक का कितना हो जाएगा 1 1 और 1, क्योंकि तीनों इक्वल पीस है तीनों, ठीक है। तो ये 1 kg 1 kg और 1 kg में डिफरेंशिएट हो जाएगा, टूट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करोगे, सिंपल है। वेलोसिटी हमारे पास एक पार्टिकल की दे रखी है, यहाँ पे एक पार्टिकल की दे रखी है, यहाँ पे दोनों परपेंडिकुलर है। तीसरे वाले की वेलोसिटी डायरेक्टली हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये आपका -3i कैप -4j कैप हो जाएगी, ठीक है, आपकी थर्ड पार्टिकल की वेलोसिटी। सो यहाँ पे अब हम इसको थोड़ा सा अगर चेंज करके लिखेंगे तो हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस को बाहर निकाल लो, 3i कैप प्लस 4j कैप, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो बस यही वैल्यू अब हम क्या है यहाँ पुट कर देंगे इस वेलोसिटी में। तो यहाँ पे ये 1 से ही हमें मल्टीप्लाई करना है, तो टर्म हमारी सेम ही रहेगी। पुट करते हैं यहाँ पे मोमेंटम की वैल्यू 3i कैप प्लस 4j कैप, ये कंप्लीट क्या है माइनस में अपॉन 10⁻⁻⁴। तो जो भी आपका आंसर है आप देख सकते हैं ऑप्शन में आपको मिल जाएगा, वही हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है वो आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उस कॉन्सेप्ट के ऊपर आपके काफ़ी क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, तो अच्छे से पता होना चाहिए और इजी भी है, ठीक है। मतलब लॉज ऑफ मोशन एक ये कॉन्सेप्ट है जो कि आप बहुत आराम से समझ सकते हो और यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमारे पास एक लिफ्ट है, लिफ्ट में एक आदमी है जिसके पास एक बकेट है, ठीक है, बाल्टी है। इस बाल्टी के नीचे आपका एक छेद है, होल हो रखा है, जहाँ से पानी बाहर आ रहा है। ये बाल्टी जो है पानी की भरी हुई है। और तो हमारे पास जब ये लिफ्ट ना तो ऊपर जा रही है और ना नीचे आ रही है, यानी कि स्टेशनरी है, तब यहाँ पे जो ये पानी आ रहा है इस बाल्टी से बाहर, उसका रेट ऑफ फ्लो कितना है, रेट ऑफ फ्लो आपका दे रखा है R0, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द सॉलिड्स R0, जब वो स्टेशनरी लिफ्ट में खड़ा है, यानी कि वो लिफ्ट हिल नहीं रही है, ऊपर ना तो जा रही है ना नीचे आ रही है। बोला क्या है हमसे कि अगर ये ऊपर जा रही है, लिफ्ट अगर ऊपर जा रही है, अपवर्ड जा रही है, तो यहाँ पे जो इसका रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर हो जाएगा, ये कितना हो जाता है RU, और जब नीचे आ रही है तो हो जाता है RD, डी मतलब डाउन, यू मतलब अपर, मतलब ऊपर जा रही है, अप जा रही है, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा है कि हमें बताना है कि ये कंपेयर करने हैं कि कौन सा वाला ज़्यादा होगा कौन सा वाला कम होगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन के ऊपर आते हैं कि हम कैसे सॉल्व करते हैं इस तरीके के क्वेश्चन को। तो देखो, अगर कोई लिफ्ट है तो जो ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर है, सबसे पहले हम उस बाल्टी के बारे में बात करते हैं कि वो बाल्टी में से जो पानी बाहर आ रहा है उसका जो रेट ऑफ फ्लो है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, वो सिर्फ और सिर्फ आपका डिपेंड करेगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो ये आपका जी के ऊपर ही आपका डिपेंड करेगा। तो हमें जी की वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर जी की वैल्यू पता है तो हम बहुत आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। हम मान लेते हैं कि जब वो स्टेशनरी में था तो हमारी ग्रेविटी थी G0, ठीक है, और मतलब R0 से उसका रेट ऑफ फ्लो यहाँ पे डिनोट कर रखा है इन्होंने, तो हमने G0 से तब की जो हमारी ग्रेविटी है वो डिनोट कर ली। आई होप यहाँ तक समझ रहे होगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अब मान लो कि ये लिफ्ट जो है ये ऊपर जा रही है, ऊपर को जा रही है, एक्सेलरेशन ए इसमें ऊपर जा रही है, तो क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। अगर ये ऊपर जा रही है तो हम G U, U मतलब अप,
यहाँ पे इसने आर यू अप के लिए डिनोट किया था, तो हमने भी ग्रेविटी ऊपर वाली जी यू से डिनोट कर ली। सिंपल सा है। कितना हो जाएगा, नॉर्मल हमारी ग्रेविटी कितनी है यहाँ पे जी नोट, स्टेशनरी कंडीशन में, तो जी नोट प्लस ए हो जाएगा। अगर ऊपर जा रही है तो प्लस होगा, हमेशा ध्यान रखो, नीचे आ रही है तो हमेशा माइनस होगा। तो जी डी कितना हो जाएगा, जी डी हमारा हो जाएगा जी नोट माइनस ए। कितना हो जाएगा, जी नोट माइनस ए। तो यहाँ से आप इजीली अभी पता चल सकता है ना आपको कि भाई देखो जी नोट है, जी नोट में कुछ ऐड हो रहा है, तो यानी कि सबसे ज़्यादा की वैल्यू इसी की होगी, जी यू की, यानी कि आर यू की सबसे ज़्यादा वैल्यू होगी। फिर हमारी आर नोट की होगी, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ इसमें से माइनस हो रहा है, और फिर हमारी आर डी रहेगी, यानी कि बी ऑप्शन मेरे हिसाब से सही आंसर जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था, आई होप समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दे रखा है कि हमारे पास 3 फोर्सेज एक्ट कर रहे हैं इस तरीके से ट्रायंगल की फॉर्म में, ठीक है, कि एक फोर्स इधर को आ रहा है, एक इधर को आ रहा है, एक इधर को आ रहा है। क्लोज लूप में ये आपका फोर्स लग रहे हैं, पर्टिकुलर डायरेक्शन दे रखी है फोर्सेस की। तो बताना है कि हमारे पार्टिकल विल नाउ मूव, तो जो पार्टिकल है वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा। अगर कोई इस तरीके से, अगर एक सेकेंड, अगर कोई यहाँ पे फोर्स लगाए, फिर कोई इधर को फोर्स लगाए, फिर कोई इधर को फोर्स लगाए, तो जो पार्टिकल है वो किस डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी होगी, ये हमें बताना है, ठीक है, मतलब किस वेलोसिटी से वो चलेगा। तो बेसिकली देखो, हम मान लेते हैं कि पहले वो v वेलोसिटी से चल रहा था, तो चेंज हमें बताना है कितना होगा। तो हमेशा ध्यान रखिए कि अगर ऐसे कोई क्लोज लूप में फोर्सेस लग रहे हैं, क्लोज लूप में फोर्सेस लग रहे हैं, तो एफ नेट हमेशा हमारा कितना हो जाएगा, 0। एफ नेट हमेशा कितना हो जाएगा, 0। रिजल्टेंट फोर्स हमेशा 0 हो जाएगा। और अगर एफ नेट 0 हो रहा है तो एफ कितना होता है, एम ई। एफ की वैल्यू मैंने कितना बता दिया कि 0 हो गई। अगर एफ 0 हो गया तो एक्सेलरेशन भी आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि मास आपका 0 हो नहीं सकता, ऑब्वियस सी बात है। तो एक्सेलरेशन यहाँ पे 0 हो जाएगा। अगर एक्सेलरेशन 0 है तो यानी कि v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हमारी कांस्टेंट हो जाएगी। v कितना हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, अनचेंज रहेगा। तो डी ऑप्शन हमारा, डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही आंसर चला जाएगा, ठीक है, बी नहीं, डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही आंसर जाएगा। ईजी क्वेश्चन था, आई होप समझ गए होंगे। अभी तक 3 क्वेश्चन किए हैं, तीनों ही बहुत आसान थे, ठीक है। देखो अभी मैं अगले क्वेश्चन के ऊपर आती हूँ। जो अभी मैंने कॉन्सेप्ट करवाया था इससे पिछले वाले क्वेश्चन में, वही कॉन्सेप्ट आपका इस क्वेश्चन में यूज़ होगा 42 वाले में। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक बार वो ऊपर जा रहा है तो ऐड होगा, मैंने बोला था ऊपर जा रहा है तो ऐड होगा, नीचे आ रहा है तो माइनस करना पड़ेगा ग्रेविटी में। तो वही चीज़ यहाँ पे यूज़ होगी, वही आपको ध्यान में भी रखनी है कि अगर ऊपर जा रही है कोई चीज़ तो उसमें प्लस होगा, कुछ भी मान लो, ठीक है। अगर नीचे आ रही है तो उसमें से नेगेटिव होगा, माइनस कर देंगे टोटल वैल्यू में से। क्वेश्चन में क्या बोला है कि इतने ग्राम का हमारा एक ब्लॉक है, सस्पेंडेड फ्रॉम ए मासलेस स्ट्रिंग, वो सस्पेंड कर रखा है किसी मासलेस स्ट्रिंग से। तो ये आपका पहले तो वर्टिकुलर अपवर्ड जा रहा है, यानी कि ऊपर जा रहा है पहले तो, ठीक है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ये ऊपर जा रहा है, ठीक है। हमारे पास ए की वैल्यू, यानी कि ये वैल्यू तो हमें ऐड करनी है। देन मोर वर्टिकली डाउनवर्ड, तो नीचे आ रहा है दूसरे केस में, ये केस 1 है, ये केस 2 है, ठीक है। पहले केस में क्या हो रहा है कि वो ऊपर जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड के एक्सेलरेशन से, और दूसरे में वो नीचे आ रहा है, उतना ही एक्सेलरेशन है, -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ पे हम लिख देंगे, ठीक है। तो अब हमसे पूछा क्या है, इफ़ T1 एंड T2 आर द रिस्पेक्टिव टेंशन इन द 2 केसेस देन, तो बताना है T1 और T2 में से ग्रेटर कौन सा होगा, या फिर दोनों इक्वल होंगे, क्या रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम टेंशन देखेंगे। पहले केस में टेंशन क्या होता है, टेंशन आपका एक तरीके से फोर्स होता है, फोर्स होता है आपका मास इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ एक्सेलरेशन ग्रेविटी की वजह से है तो m इंटू हम g ले लेंगे, ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। तो यहाँ पे टेंशन की वैल्यू हम अगर पहले केस में देखेंगे तो क्या हो जाएगी, मास इंटू ग्रेविटी। अब यहाँ पे देखो आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू गिवन है, यानी कि ऊपर जा रहा है तो इसमें हमें ऐड करनी पड़ेगी। पहले कितनी है, मान लो 10 ले लेते हैं हम। अगर हम 10 ले लेते हैं तो 10 में 5 ऐड कर देंगे पहले वाले केस में, क्योंकि ऊपर जा रहा है, जैसे मैंने पहले वाले क्वेश्चन में भी बताया है। और T2 में क्या हो जाएगा ये आपका नीचे आएगा तो -5 कर दोगे, ठीक है, क्योंकि वैल्यू तो आपकी सेम गिवन है। तो यहाँ पे T1 की वैल्यू और T2 की वैल्यू आपके पास आ गई, ठीक है। मास आपका 0.1 kg है, पुट कर सकते हो यहाँ पे 0.1, ठीक है। 2 मासेस हमारे पास गिवन हो गए। अब इनकी वैल्यू कैलकुलेट कर लो, देख लो कौन बड़ा है कौन छोटा है, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखो T1 कितना हो जाएगा, 0.1 मल्टीप्लाई बाई 15/10 इज इक्वल टू 1.5। T2 कितना हो जाएगा, 0.1 इंटू 5/10 कितना होगा, 0.5। ये तो पता चल गया कि कौन बड़ा है, आपका T1 बड़ा है, ठीक है, T1 बड़ा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगी। अब T1 में से T2 में से T1 माइनस करो, T1 में से T2 करना होगा, कितना हो जाएगा, 1.5 माइनस 0.5 इज इक्वल टू 1 न्यूटन, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट तो सही है, और ग्रेविटी भी हमने यहीं पुट की थी, तो सेकंड ऑप्शन हमारा सही आंसर चला जाएगा, ठीक है। समझ में भी आ गया होगा, बहुत आसान क्वेश्चन था, इनफैक्ट कह सकते हैं एकदम हलवा क्वेश्चन था। जो अब तक किए हैं सारे ही बहुत आसान क्वेश्चन थे। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, वही है कि आपको फॉर्मुलाज पता होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन में बोला क्या है, हमारे पास 2 स्टोन है, मासेस दे रखे हैं। एक स्टोन का मास आपका गिवन है, पहले स्टोन का मास m1 से डिनोट करते हैं m, दूसरे का है हमारे पास 2m, ठीक है। इसको हम घुमाते हैं हॉरिजॉन्टली, मतलब इस तरीके से घुमाते हैं रस्सी बांध के 2 स्टोन को, और उससे घुमाते हैं। पहले हम घुमाते भी थे, छोटे थे तब, याद होगा। तो अभी पूछा क्या है कि जो हमारा हैवियर वन है, हैवियर कौन सा हो जाएगा, m2, वो किस रेडियस में घूमता है, r/2 में। इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, r/2, और इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, r1। लाइटर वन इज इन रेडियस r,
ठीक है, ये हमारे पास रेडियस की वैल्यू आ गई। टेंजेंशियल स्पीड ऑफ लाइटर वन इज n टाइम्स देन दैट ऑफ आपका हैवियर वन, मतलब कि वही है कि आपका जो लाइट वाला है उसकी वेलोसिटी जो है, उसकी स्पीड जो है वो ज़्यादा है कंपेयर टू द हैवियर वन। सिंपल सी चीज़ है ये तो। उसके बाद आपको क्या पूछा गया, ये n की वैल्यू हमें बताना है कि कितने टाइम्स ग्रेटर है। करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन करना। हम देखो सबसे पहले तो पहली बात यहाँ पे टेंजेंशियल फोर्स एक्ट होगा तो दोनों सेम हो जाएंगे सेंट्रीपिटल फोर्सेस आपके यहाँ पे, ठीक है। आपका FC1 सेंट्रीपिटल फोर्स 1 इक्वल्स टू हो जाएगा F सेंट्रीपिटल ऑफ 2, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोला है कि अगर व्हेन दे एक्सपीरियंस सेम सेंट्रीपिटल फोर्सेस, इस वजह से हमने यहाँ पे ये इक्वल पुट किए। तो आगे क्या हो जाएगा, हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू होती है mv²/r, तो ये हमें ध्यान में रखनी है। यहाँ पे पुट कर देंगे mv1/r1 m1, यहाँ पे m2v2/r2, ये हो जाएगी। अब सिंपली जब आप इनकी वैल्यू पुट कर दोगे, यानी कि m1 की वैल्यू है m/r1 v1² इज इक्वल टू m2 की वैल्यू 2m है और r/2 हो जाएगा ये, और v2 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से v1 और v2 की आपका जो रिलेशन है वो आ जाएगा। कैलकुलेट करने पर v1 इज इक्वल टू 2 ऑफ v2 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि जो पहले वाले की वेलोसिटी है वो डबल है दूसरे वाले से, तो यहाँ पे ये n की ही वैल्यू हो गई ना हमारे पास। n की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही चला जाएगा। आई होप समझ गए होगे कैसे मैंने कैलकुलेट किया है। ये तो आप अरेंज कर ही लोगे। कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला यूज़ हो सकता है वो आपको पता होना चाहिए, बस सिंपल फॉर्मूला है, ठीक है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है। क्वेश्चन में बोला क्या है, हमारे पास फोर्स की वैल्यू गिवन है। यहाँ पे फोर्स की वैल्यू गिवन है, दिख ही रही है। तो यहाँ पे पूछा क्या है हमसे कि फोर्स ऑन द बुलेट बिकम 0 एज सुन एज इट लीव्स द बैरल। फोर्स जो होता है वो 0 हो जाता है जब वो जो आपकी बुलेट है बैरल को छोड़ती है, यानी कि वहाँ से भागती है, छोड़ी जाती है, या फिर गन में से आप सिंपल ये है कि बुलेट फायर होती है तो जो फोर्स उसके ऊपर 0 हो जाता है, ठीक है, छोड़ते ही। व्हाट इज़ द एवरेज इम्पल्स इम्पार्टेड टू द ब्लड, तो हमें जो ब्लड का है वो एवरेज इम्पल्स बताना है कितना होगा, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, हमारे पास ये एक वैल्यू है, इसी से हमने क्वेश्चन को सोल्व करना है। फोर्स की वैल्यू गिवन है हमारे पास 600 माइनस 2 × 10⁵ ये हमारे पास वैल्यू गिवन है फोर्स की। अब यहाँ पे बोल रहा है कि फोर्स 0 हो जाता है, फोर्स 0 हो जाता है, तो हम यहाँ से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं कि जब हमारा फोर्स है तब हमारा टाइम कितना होगा, 60 माइनस 2 × 10⁵ टी की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे, यहाँ से कितनी आ जाएगी, टी इज इक्वल टू हो जाएगा 600 डिवाइडेड बाई 2 × 10⁵, ठीक है, यही हो जाएगा, सिंपल सा है। तो इसको जब कैलकुलेट करोगे आ जाएगा 3 × 10⁻³ सेकेंड, ठीक है। आई होप समझ गए होगे। अब हमसे पूछा क्या है, इम्पल्स इम्पार्टेड बताओ कितना होगा। तो इम्पल्स की वैल्यू होती क्या है, फोर्स इनटू टाइम, ठीक है, ये होती है। इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेकर के हमारे पास t टाइम पीरियड तक, 0 से t टाइम कितना है, टाइम की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी है। तो हम पुट करेंगे पहले f की वैल्यू, क्या करेंगे 0, ये 3 × 10⁻³ हो जाएगा। यहाँ पे f की वैल्यू जो ये गिवन है यही पुट कर दो, 600 माइनस 2 × 10⁵ × t, ये है, ठीक है, सिंपल इंटू कर दो dt। इसको सोल्व करोगे ना, सिंपल इंटीग्रेशन है, इसको सोल्व करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 1600 इंटू dt कितना हो जाएगा 1600t, सिंपल माइनस करोगे 2 × 10⁵, 2 × 10⁵, ये तो एज इट इज़ रहेगा। t इंटू dt कितना हो जाएगा t²/2, सिंपल है, कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये कितना हो जाएगा 0 से आपका 3 × 10⁻³ तो अब तो प्लीज़ इसको कैलकुलेट कर लेना, t की वैल्यू अपनी पुट कर लेना 3 × 10⁻³ तो आंसर आ जाएगा। यहाँ पे पुट कर लो 3 × 10⁻³ और यहाँ पे पुट कर लेना, कैलकुलेट कर लेना, आराम से आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आपका काफ़ी बार पूछा जाता है तो इसको अच्छे से ध्यान में रखो क्योंकि ये वाला कॉन्सेप्ट आपके काफ़ी क्वेश्चंस को सोल्व करने में हेल्प करता है, ठीक है। क्वेश्चन में आते हैं, 100 ग्राम आयरन बॉल है, आयरन बॉल का आपको मास गिवन है, यहाँ पे वेलोसिटी उस बॉल कितनी गिवन है 10 मीटर/सेकंड, कोलाइड्स विद द बॉल, बॉल से कोलाइड करती है 30 डिग्री के एंगल से और रिबाउंड करती है उतने ही एंगल पे, 30 डिग्री के एंगल पे ये रिबाउंड कर जाती है। इफ़ द पीरियड ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द बॉल एंड द बॉल इज 0.1 सेकंड, मतलब जब वो कॉन्टैक्ट में रहती है बॉल के तो वो जो कॉन्टैक्ट का पीरियड है, टाइम पीरियड है, वो 0.1 सेकंड गिवन है। तो बताना है कि फोर्स एक्सपीरियंस बाय बॉल कितना होगा, बॉल पे कितना फोर्स लगा है वो हमें बताना है। आई थिंक समझ गए होगे क्वेश्चन की सेंस क्या है कि एक दीवार है, दीवार पे बॉल आके लगती है तो ये बॉल यहाँ से यहाँ जाती है, यहाँ से यहाँ जाने में वो 0.1 सेकंड का टाइम लेती है। तो इतने टाइम पीरियड में इस दीवार के ऊपर बॉल की वजह से कितना फोर्स लगा है वो बताना है, ठीक है। बात करते हैं, देखो जो भी आपका वॉल और बॉल का कोलिजन होता है, बॉल का कॉलिजन होता है, सिंपल सी बात है, बॉल हमारी ऐसे वर्टिकली होती है और कोई बॉल आके ऐसे उसके ऊपर स्ट्राइक करेगी। तो यहाँ पे इस केस में क्या होता है कि आपका हॉरिजॉन्टल मोमेंटम जो है वही चेंज होता है, जो वर्टिकल मोमेंटम है वो सेम रहता है। ये एक कॉन्सेप्ट है, ध्यान में रखो कि हमेशा इस केस में हॉरिजॉन्टल जो मोमेंटम है वो चेंज होता है और वर्टिकुलर आपका सेम रहता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में किस तरीके से रखोगे कि भाई जो हमारी दीवार है, दीवार हमेशा खड़ी रहती है, कांस्टेंट रहती है, कहीं जाती आती नहीं है। तो ये वर्टिकल वॉल होती है, तो वर्टिकल आपका मोमेंटम कंजर्व रहता है, चेंज नहीं होता, ठीक है, ऐसे ध्यान में रखना। क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, अब हम फोर्स निकालते हैं। फोर्स हमारा क्या होता है, हमने काफ़ी क्वेश्चंस में कर लिया, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। तो यहाँ पे हम कौन सा मोमेंटम लेंगे, मैंने अभी बोला कि हॉरिजॉन्टल वाला चेंज
होता है तो हम हॉरिजॉन्टल वाला लेंगे। तो चेंज इन मोमेंटम हॉरिजॉन्टल वाला, ठीक है। उसके बाद टाइम पीरियड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जब आप चेंज इन मोमेंटम निकालोगे तो देखो एक सेकेंड, ये हमारी दीवार है, दीवार पे ये पार्टिकल इधर से इधर आया, ये जो कांटेक्ट है यानी कि ये हमारा एंगल है, ये उसने 30 डिग्री बोला कि जो दीवार के साथ वो बॉल है वो इतना एंगल बना रही है, और फिर ये इधर जा रही है तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। तो बेसिकली ये हमारा कितना हो जाएगा फिर 60 डिग्री। ऑब्वियसली कैसे होगा, क्योंकि ये हमारा टोटल 90 डिग्री एंगल है। ध्यान से देखो, 90 करोगे माइनस करोगे 30 कितना हो जाएगा 60। समझ में बात आ गई। तो जब हमारी ये बॉल इधर को इधर जाएगी तो हमारा यहाँ पे मोमेंटम कितना है, P = mv। तो अगर यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे P = mv है ना, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में कितना आ जाएगा PV cos थीटा, यानी कि थीटा क्या हो जाएगा 60 डिग्री। और अगर इसका हम वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे वो नीचे तरफ आ जाएगा PV sin 60। साइन वाला तो लेना ही नहीं है क्योंकि वर्टिकल हमारा कांस्टेंट है मोमेंटम यहाँ पे, तो हम सिर्फ ये हॉरिजॉन्टल वाला लेंगे। तो यहाँ पे PV cos 60, एक तो ये इधर को जा रही है तब है, और एक जब ये ऊपर जा रही है तब होगा, तो ये हमारे पास 2PV cos 60 आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पे 2PV नहीं होगा क्योंकि आपका V नहीं है, या तो MV लिखो या फिर सिर्फ P लिखो, PV नहीं आएगा, ठीक है। मोमेंटम की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं तो यहाँ पे हम सिर्फ P से डिनोट करेंगे या फिर आप MV से डिनोट कर सकते हो। तो हमारा कितना हो जाएगा 2P cos 60, यहाँ पे मोमेंटम हो जाएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ये वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। टाइम हमारे पास कितना गिवन है 0.1 सेकेंड, तो ये पुट कर दोगे आपके पास हमारा जो फोर्स है उसकी वैल्यू आ जाएगी। आई होप आप सब कैलकुलेट कर लोगे बहुत आराम से। P की वैल्यू आपको डायरेक्टली यहाँ पे गिवन है मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है, आप कैलकुलेट कर ही सकते हो। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी आपका मोस्टली पूछा जाता है तो इस क्वेश्चन को अच्छे से करना। क्वेश्चन क्या है हमारा, एक ब्लॉक है आपका जो कि इंक्लाइन प्लेन के ऊपर रखा हुआ है। इंक्लिनेशन एंगल कितना है आपका थीटा, जो लेंथ है आपकी प्लेन की वो कितनी है L दे रखी है। वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट द बॉटम ऑफ द इंक्लाइन इज, मतलब बिल्कुल बॉटम में के आने के बाद में पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी हो जाती है, ये आपको पूछा है, ठीक है, बतानी है आपको। तो बेसिकली कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं बिकॉज वही यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है। डायग्राम हमारे पास इंक्लिनेशन प्लेन है जिसका एंगल हमारे पास थीटा गिवन है। हम मान लेते हैं कि ब्लॉक हमारा यहाँ पे है, ठीक है। तो बेसिकली ब्लॉक पे इधर को हमारा क्या लगेगा mg। mg हमेशा इधर नीचे ऐसे लगता है, कभी भी यूँ मत लगा देना, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आगे बात करते हैं। यहाँ पे mg लग रहा है तो बेसिकली ये आपका होता है नॉर्मल आपका ये जो सरफेस है और ब्लॉक की जो सरफेस है उसके बीच में लगता है, तो ये बिल्कुल सीधा ऊपर की तरफ हमारा नॉर्मल जाएगा। नॉर्मल को यहाँ पे इधर को हमारा कुछ ना कुछ यहाँ रहेगा, वो देखते हैं। जो ये नॉर्मल का इधर का उल्टा होता है नॉर्मल का, और हमारा mg जो होता है इसके बीच में एंगल होता है हमारा थीटा, ठीक है। यही जो इंक्लिनेशन वाला एंगल है ना वही उसकी वैल्यू होती है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, अभी थीटा की साइड में है तो ये हो जाएगा हमारे पास mg cos ऑफ थीटा, और इधर को अगर हम देखेंगे तो हमारी mg sin ऑफ थीटा आ जाएगी। ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, 2-3 बार इसको कॉपी में लिख लिख के देखना, जो मैंने अभी बताया। काफ़ी बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे। और ऊपर को देखो, जब ब्लॉक नीचे आता है तो ऊपर को आपका एक फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू होती है म्यू इंटू नॉर्मल जो ये वाला है ना एन, यही। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऊपर को क्या लगेगा आपका म्यू इंटू एन लगेगा, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, ठीक है। आगे बात करते हैं। यहाँ से देखो नॉर्मल की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो कितनी आएगी, नॉर्मल ऊपर को है, ये नीचे की तरफ क्या mg cos थीटा, तो नॉर्मल की वैल्यू सिंपल सा इस डायग्राम से पता चल गई mg cos ऑफ थीटा है, ठीक है। आगे बात करते हैं। आगे हमारे पास फोर्स की वैल्यू क्या होती है, फोर्स होता है हमारे पास, जो हमारा फोर्स होता है वो होता है m इंटू ए। फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब हम यहाँ पे देखो क्या निकालेंगे, एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें यहाँ पे पता होनी चाहिए कि एक्सेलरेशन की बेसिकली वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे तो देखो ब्लॉक जब नीचे आएगा इधर को आएगा, इधर को, तो ये एक्सेलरेशन ए से आएगा, ठीक है। इस एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, हमारे पास इधर को क्या गिवन है, ये नीचे वाली स्पीड हमारे पास नीचे वाली डायरेक्शन में क्या गिवन है, सॉरी, mg sin ऑफ थीटा, mg sin ऑफ थीटा, और एक्सेलरेशन भी इधर को ही है, ठीक है। मास लगा लेते हैं, ये फोर्स की वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि हमारा जो टोटल फोर्स है वो हमारा किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। ये जो एम ए है ना इसकी वैल्यू हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो एम ए की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, mg sin थीटा, ये नीचे आ रहा है, अगर जो बॉक्स है वो नीचे आ रहा है यानी कि नीचे वाली चीज़ ज़्यादा है जो कि उसको खींच रही है ऊपर वाले की कंपेयर में, तो ये हम माइनस कर देंगे म्यू ऑफ एन। आई होप समझ में गए होगे कि कैसे मैंने ये चीज़ कैलकुलेट की। फोर्स आपको पता ही है m इंटू ए होता है। अब यहाँ पे हमारा एक्सेलरेशन ए से ये नीचे आएगा, ये जो डिब्बा है ये हमारा ए एक्सेलरेशन से नीचे आएगा, तो इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे। अभी देखो नीचे हमारा क्या लग रहा है mg sin थीटा, ऊपर को क्या लग रहा है म्यू इंटू एन। अब वो नीचे कोई चीज़ आ रही है तो ऑब्वियसली इसमें दम ज़्यादा है इसके कंपेयर में, इसमें ताकत ज़्यादा, तभी तो वो नीचे आ रहा है, डिब्बा ऊपर नहीं जा रहा, तो हम इसमें से ये माइनस कर देंगे, ठीक है। बस इतना सा ही आपको ध्यान में रखना है, ये ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे n की वैल्यू पुट कर दोगे कितना हो जाएगा mg cos थीटा, तो mg sin थीटा माइनस म्यू की वैल्यू एज इट इज़ mg ऑफ cos थीटा, ठीक है। n की वैल्यू यहाँ पे मैंने बताई थी आपको कैसे कैलकुलेट करनी है। कैलकुलेट क्या सिंपली तो है, n ऊपर है, ये इधर नीचे mg cos थीटा सिंपली आ जाएगा। आगे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे m a, यहाँ पे देखो सब जगह m है तो हम काट देंगे m को m से, क्योंकि इक्वल है। अब a क्या हो जाएगा g ऑफ sin थीटा
माइनस म्यू जी ऑफ कोस ऑफ थीटा, ये वैल्यू हमारी एक्सेलरेशन की आ जाएगी। इतने में तो किसको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। यहाँ पे चाहो तो कॉमन भी निकाल सकते हो, साइन थीटा माइनस म्यू कोस थीटा, फिर सिंपल ही रह जाएगा, ठीक है, ये भी कर सकते हो। और सिंपल चीज़ करने के लिए अब हमारे पास हमें मोशन इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करनी है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजिकल टू 2as। क्या निकालना था, क्यों हम ये यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमने वेलोसिटी निकालनी है पार्टिकल की, कितनी रहेगी वो हमसे पूछा है, यानी कि ये चीज़ हमें पूछी है, ये हमें बतानी है। ये जीरो हो जाएगी, इनिशियली जीरो है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू मैंने कैलकुलेट करवा ही दी है आपको। एस की वैल्यू हमारे पास एल लेंथ गिवन थी, एल पुट कर देंगे तो आसानी से हमारा आंसर आ जाएगा, जीरो पुट कर दो। वी की वैल्यू वी रहने दो, स्क्वायर कर दो, चाहे स्क्वायर हटा दो और अंडर रूट 2as कर दो। एक्सेलरेशन की वैल्यू ये वाली पुट करोगे, एस की वैल्यू एल है ये पुट करोगे, और फिर आप इसका अंडर रूट कर दोगे तो आंसर आ जाएगा, मैच कर लेना। सिंपल था, बहुत आसान था, बस आपको एक दो कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, चीज़ें पता होनी चाहिए, 2-3 बार इस क्वेश्चन को करना, ये डायरेक्टली भी आ जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अगला भी सिंपल क्वेश्चन है, मैंने एक बार क्वेश्चन करवाया था, उसी से रिलेटेड है, मैंने वो मोमेंटम वाला करवाया था ना, भी बोला था कि आपका 2p कोस थीटा मोमेंटम हो जाएगा यहाँ पे, तो उसी से कुछ रिलेट करता है। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक बॉल है जिसका मास ये है, मूविंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए वॉल स्ट्राइक इट, मतलब एक वॉल से स्ट्राइक करता है, सिंपल सा है। उसके बाद यहाँ पे परपेंडिकुलर करता है, ये भी ध्यान में रखो, रिबाउंड्स करता है इन द सेम लाइन विद द सेम वेलोसिटी से रिबाउंड करता है, तो हमें बताना है कि इम्पल्स कितना होगा। नहीं, इफ द इम्पल्स दे रखा है, इम्पल्स की वैल्यू हमारे पास 0.54 गिवन है, तो वेलोसिटी ऑफ बॉल हमें बताना है कितना होगा, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है, मास गिवन है 0.1 kg बोल सकते हैं इसको 1000 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा ना, सिंपल है, ठीक है। 0.01, सॉरी मैं भी करूँ, ये ऐसे क्यों आ गया, 0.01 kg होगा, अब करोगे तो आ जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, रिबाउंड करता है ये, रिबाउंड करता है वॉल से स्ट्राइक करने के बाद में, तो बेसिकली हमें बताना है कि वो उसी वेलोसिटी से रिबाउंड करता है, तो वेलोसिटी बतानी है कितनी होगी। अब यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम हमें पता होना चाहिए कितना होगा। ये वॉल से स्ट्राइक कर रहा है, अब वो एंगल किसी पे नहीं कर रहा, वो परपेंडिकुलर कर रहा है, वो इसी वेलोसिटी से आ रहा है और यहीं को इधर को जा रहा है, ठीक है, इसी लाइन पे। तो यहाँ पे देखो, इधर को वो आ रहा है, तो मान लो mv मोमेंटम है, और ये अब उधर को जा रहा है, तो माइनस ऑफ mv है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है, हो रही है कि नहीं हो रही है। अब इनिशियल में से फाइनल को माइनस कर दो, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल जो भी आपका p1 माइनस p2 करोगे तो कितना जाएगा, p1 की वैल्यू mv है, माइनस ऑफ ये आपकी वैल्यू कितनी है, माइनस mv, p2 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 ऑफ mv। सिंपल क्वेश्चन था। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो क्या है, ये हमारे पास आया चेंज इन मोमेंटम, यानी कि चेंज इन मोमेंटम हमारा होता है इम्पल्स, ठीक है, इम्पल्स हमारा आया है, और 2 mv ये हमारी इम्पल्स की वैल्यू गिवन है 0.54 पुट कर दोगे। मास की वैल्यू हमारे पास क्या है 0.01 kg, ये पुट कर दोगे 2 इंटू 0.01 इंटू वी इजकल टू 0.54, आसानी से भी कैलकुलेट कर लोगे, वेलोसिटी आ जाएगी। आई होप समझ गए होगे, बहुत आसान क्वेश्चन था, और मुझे नहीं लगता कि ऐसे क्वेश्चन अगर आएंगे तो रह जाएंगे, हो जाएंगे ना। चलो आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन है कि देखो हमारे पास क्या गिवन है, वर्टिकल, देखो पूरा क्वेश्चन रीड करते हैं। अब ब्लॉक ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन अ सरफेस विद अ वर्टिकल क्रॉस सेक्शन गिवन बाय दिस, वर्टिकल क्रॉस सेक्शन गिवन है हमारे पास। उसके बाद इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इतना, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की भी वैल्यू गिवन है, तो द मैक्सिमम हाइट अबव द ग्राउंड एट विच द ब्लॉक कैन बी प्लेस्ड विदाउट स्लिपिंग, कि वो स्लिप ना करे, तो बेसिकली वो कितनी हाइट तक रखा जा सकता है ग्राउंड से, ठीक है, वो हमें कैलकुलेट करना है। देखो अभी हम कैलकुलेट कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, हमारा जो फ्रिक्शन की वैल्यू होती है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू, इसको हम tan थीटा भी बोल सकते हैं, ठीक है। अगर मतलब कि कोई क्वेश्चन ऐसा हो जाए कि हमारे पास थीटा की वैल्यू गिवन हो और हमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बताना हो, तो हम सिंपली tan थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे उस एंगल की हेल्प से, तो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आ जाएगा। ये हमारा जो tan थीटा है, बेसिकली हम क्या करते हैं, tan थीटा हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, इसकी वैल्यू सिंपली अगर हम देखें तो क्या होती है, dy/dx, वर्टिकल कंपोनेंट डिवाइडेड बाय आपका जो हॉरिजॉन्टल होता है उसको डिवाइड कर दोगे, ठीक है। तो वैल्यू हम रखते हैं यहाँ पे dy की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या गिवन है, x3/6, तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि x की टर्म में दोनों डिफरेंशिएट कर दोगे, कितनी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, देखो डिफरेंशिएट करोगे तो 3, मैंने बताया था जब मैंने बिल्कुल फर्स्ट क्लास ली थी, आई थिंक मैंने तब ये क्वेश्चन करवाए थे, तो ये आप आगे ले आओगे 3x, यहाँ पे एक माइनस कर दोगे तो 2 डिवाइडेड बाई ये हमारा 6 रह जाएगा, 3 × 3 3 × 6 x²/2, ये हमारी वैल्यू आ गई यहाँ पे सिंपली, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो म्यू है उसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है, तो x²/2, ये जो सिंपली हमने यहाँ पे पुट कर लिया, ये जो म्यू है इसकी वैल्यू गिवन कितनी है 0.5, इक्वल पुट कर दो 0.5। x की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो कितनी आएगी आपकी +-1, क्योंकि आपका स्क्वायर है ना, अंडर रूट करोगे तो आपकी +-1 आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये x की वैल्यू +1 आ रही है, ये आप इसमें पुट करो, y कितना हो जाएगा, यहाँ पे x³/6 है, तो यहाँ पे 1/6 होगा, सिंपल सा है, तो 1/6 आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। कुछ भी आपका पजलिंग नहीं था, बस आपको पता होना चाहिए कि आपको क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, देखो 4-5 लाइन का क्वेश्चन है, तो देख के डर भी लगा होगा और ऐसा लगा होगा कि चलो इसको बाद में करते हैं, या फिर सोल्यूशन देख के भी आपको नहीं हुआ होगा आइडिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन की लैंग्वेज की बजाय हम डायरेक्ट उसको एक्सप्लेन करते हैं कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। देखो हमारे पास ऐसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन गिवन है, मतलब ये हम मान लेते हैं, इसके ऊपर एक डब्बा रखा है और एक थोड़ा बड़ा डब्बा रखा है,
बड़े डब्बे का मास मान लो बड़ा एम है और छोटे डब्बे का मास क्या है, छोटा एम है, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है। यहाँ पे ये दोनों एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, स्प्रिंग से, नॉट स्ट्रिंग, स्प्रिंग से कनेक्टेड है, ठीक है। अच्छा, स्प्रिंग से कनेक्टेड है। उसके बाद स्प्रिंग का कॉन्स्टेंट हमारे पास गिवन है के, ठीक है, के स्प्रिंग कॉन्स्टेंट गिवन है। और यहाँ पे हम एफ फोर्स से इसको पुल कर रहे हैं। तो बेसिकली हमें बताना क्या है कि फाइंड द फोर्स ऑन द ब्लॉक ऑफ मास एम। तो इस छोटे वाले एम के ऊपर, ब्लॉक के ऊपर आपका फोर्स कितना होगा। अच्छा ठीक है, यहाँ पे अगर हम इसको इधर को खींच रहे हैं तो यहाँ पे ये इधर को मूव भी कर रहा है एक्सेलरेशन ए की हेल्प से, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं। सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बना दो, इन दोनों को अलग कर दो, यानी कि ये वाला एम हम अलग कर देते हैं, छोटा वाला, बड़ा वाला हम थोड़ा सा अलग कर देते हैं। यहाँ पे इसके ऊपर अगर हम देखें एन लगेगा, नॉर्मल लगेगा ऊपर, नीचे ग्रेविटी लगेगी एम जी, ठीक है। अब इधर आपका स्ट्रिंग कनेक्टेड है, स्प्रिंग कनेक्टेड है, तो यहाँ पे टेंशन भी रहेगी टी, इधर को मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इधर को ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे भी यही रही, स्प्रिंग तो यहाँ पे भी है ना, तो यहाँ पे टेंशन मान लेते हैं टी लगेगी। इधर को ये वाला फोर्स है, ये मान लो एफ है, और ऊपर को हमारा नॉर्मल लगेगा। नॉर्मल की वैल्यू यहाँ पे बड़ा एम इंटू जी हो जाएगा, यहाँ पे छोटा एम इंटू जी है, ये भी ध्यान रखो। और इधर को ये मूव भी कर रहा है, ठीक है, सिंपल सा है। अच्छा, यहाँ इस केस में देखो, अब यहाँ पे इस केस से हमें पता क्या लगेगा कि हमारा जो टेंशन है, उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, एम इंटू ए। यहाँ पे टेंशन टी इक्वल टू एम ए क्यों होगी, देखो यहाँ पे ए एक्सेलरेशन से इधर जा रहा है ना ये, तो ऑब्वियसली बात है ये स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, तो इसी एक्सेलरेशन से आपका छोटा वाला डिब्बा भी आगे बढ़ेगा, है ना। तो छोटा वाले डिब्बे के लिए टेंशन कितनी हो जाएगी, उसी का मास, छोटे वाले डिब्बे का मास इंटू एक्सेलरेशन। टेंशन की वैल्यू हो जाएगी, टेंशन भी इधर को है, ये रही हमारी टेंशन, और एक्सेलरेशन भी इधर को है, तो ऑब्वियसली ये आ जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, अब फोर्स इधर को है, फोर्स इधर को है, और एक्सेलरेशन भी इधर को है, तो फोर्स ज़्यादा होगा टेंशन से, एफ माइनस टी हो जाएगा इक्वल टू बड़ा एम इंटू ए। आई होप समझ गए होगे कैसे मैंने लगाया ये। अब यहाँ से अगर हम फोर्स की वैल्यू देखें तो कितनी हो जाएगी, एम ए प्लस टी। मैंने इधर लिया इसको, बस सिंपल यही किया मैंने, और कुछ नहीं किया। अब यहाँ से ये जो टेंशन की वैल्यू है ये पुट कर दो, छोटा एम इंटू ए, छोटा एम इंटू ए। यहाँ से एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, एफ बाई एम प्लस एम। समझ गए, यहाँ पे ये एम मैंने इक्वल एक जगह रख दिया और एक्सेलरेशन को अलग निकाल लिया, फिर इसको डिवाइड कर दिया, सिंपल सा है। ये आ गया, इधर को लिख लो, ये हमारा एक्सेलरेशन आया है, एक्सेलरेशन की वैल्यू आई है। हमसे पूछा है फाइंड द फोर्स ऑफ द ब्लॉक ऑन मास छोटा एम। छोटा एम के ऊपर हमें फोर्स निकालना है, तो छोटे एम से इसको डिवाइड कर दो, सॉरी मल्टीप्लाई कर दो। ये होता है ना फोर्स एम इंटू ए, सिंपल सा है, तो इसको भी हमें छोटे एम से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आई होप समझ गए होगे, बहुत बहुत टफ नहीं है, बस एक बार समझने की रिक्वायरमेंट है। कॉन्सेप्ट समझो, लगाओ, फॉर्मूला है तो फॉर्मूला लगाओ, आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो, अभी एक और चीज़ है कि भाई जैसे मान लो आपको कोई क्वेश्चन है कि थोड़ा सा रफली समझ में आया कि हल्का फुल्का आया, हल्का फुल्का नहीं आया, तो अभी मैं उसको दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूँगी यहाँ पे, क्योंकि वो आप दोबारा देखो बैक जाके भी देख सकते हो, है ना। वो टाइम सेव करने के लिए मैं ऐसा करती हूँ कि मैं दोबारा नहीं एक्सप्लेन करती, क्योंकि वो आप खुद से भी एक बार पीछे करके देख सकते हो, ठीक है। तो नहीं आता है समझ में तो एक बार डेफिनेटली आप बैक जाकर जरूर देखो, दोबारा पूरे क्वेश्चन को समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है, वरना फिर बैक जाके देखो, जरूरी है वो, ठीक है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन है, ए ब्लॉक हैज़ बीन प्लेस्ड ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन विद द स्लोप ऑफ एंगल इतना, ब्लॉक स्लाइड डाउन द प्लेन एट द कांस्टेंट स्पीड, द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू। काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू बतानी है। इस तरीके का कोई हमारे पास प्लेन है, ठीक है, थीटा उसका एंगल है, कोई डिब्बा है वो नीचे को आ रहा है, तो बेसिकली हमसे पूछा गया कि काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होगा, ठीक है। दो काइनेटिक फ्रिक्शन जो मैंने आपको बताया था, काइनेटिक फ्रिक्शन होता है आपका हमेशा टेन थीटा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये वैल्यू हमेशा ध्यान में रखो, ठीक है, हमेशा इस चीज़ को अपने माइंड में फिट करके रखो, ठीक है। देखो कोई भी आपका जो ब्लॉक है वो जब नीचे आता है कांस्टेंट स्पीड से, जब कोई भी ब्लॉक है वो नीचे आता है इंक्लिनेशन प्लेन से कांस्टेंट स्पीड से, तो जो ये एंगल है ना, ये आपका बन जाता है एंगल किसके इक्वल हो जाता है, एंगल ऑफ रिपोज के, एंगल ऑफ रिपोज के, ठीक है। और एंगल ऑफ रिपोज के केस में आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमारा टेन थीटा होता है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो वही ब्लॉक वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको नॉर्मल निकालना है, फिर उसको वेट से कंपेयर करना है। ऊपर को हमारा नॉर्मल हो जाएगा, सॉरी देखो ऊपर को हमारा यहाँ पे नॉर्मल हो जाएगा और नीचे को हमारा वेट हो जाएगा, ठीक है। नीचे को क्या हो जाएगा, हमारा वेट हो जाएगा। वैल्यू कैलकुलेट करो, कंपेयर करो, फिर आप, मैंने फ्रिक्शन फोर्स बताया था म्यू इंटू एन होता है, एन की वैल्यू यहाँ से पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन खुद ट्राई करना है, क्योंकि मैंने काफ़ी क्वेश्चन ऐसे करवा दिया आपके, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप खुद ही कर सकते हो। क्वेश्चन का आइडिया मैं आपको दे देती हूँ। क्वेश्चन में देखो आपको बेसिकली क्या बताना है, व्हाट इज द मिनिमम एक्सेलरेशन ऑफ द कार्ट सो दैट द ब्लॉक एम डज नॉट फॉल डाउन। इस कार्ट का एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए जिससे कि जो ये हमारा छोटा डब्बा है वो गिरे ना, ठीक है। तो यहाँ पे गिरेगा मतलब नीचे जाएगा तो ऊपर आपका कुछ ना कुछ एक्ट करेगा, कोई फोर्स लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, म्यू इंटू एन से डिनोट करेंगे। नीचे को हमारा एम जी आएगा, ऑब्वियस सी बात है। इधर को हमारा नॉर्मल आएगा क्योंकि यहाँ पे सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट है यहाँ पे इसका, तो ऊपर हमारा नॉर्मल रहेगा और इधर को हमारा क्या रहेगा,
m इंटू ए, ठीक है। तो यहाँ पे बस इनको कंपेयर करो, जैसे कि नॉर्मल हमारा हो जाएगा m इंटू ए और म्यू इंटू एन हो जाएगा हमारा m इंटू जी। एन की वैल्यू ये पुट कर दो, म्यू इंटू एम ए इज इक्वल टू एम जी, ठीक है। एम से एम कैंसिल कर दो, एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, ए कितना हो जाएगा जी बाय म्यू। सिंपल था, क्वेश्चन कैलकुलेट कर सकते हो, बस इन क्वेश्चन से घबराना मत और क्वेश्चन को सोल्व करने की ट्राई करना खुद से, जितनी बार हो सके उतनी बार प्रैक्टिस करना, आपका जो क्वेश्चन है वो सोल्व होने लग जाएंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, ए प्लम लाइन इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ सीलिंग ऑफ अ कार मूविंग विद हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ए। कोई कार है भाई, ए एक्सेलरेशन से मूव कर रही है और उस कार का मान लो कार ये है, ठीक है, ये कार मूव कर रही है, इसकी सीलिंग से आपका कुछ एक प्लम लाइन कनेक्टेड है, ठीक है। व्हाट विल बी द एंगल इन रिलेशन विद वर्टिकल। अब ये जब आगे को जा रही है तो ऑब्वियसली बात है ये ऐसे तो नहीं रहेगी, ये कुछ ना कुछ इस एंगल पे बैंड हो जाएगी, ठीक है। इनिशियल यहाँ थी ऐसे जब ये स्टेशनरी कंडीशन में था, बट एक्सेलरेशन ए से मूव कर रही है तब हमारी इस तरीके से बैंड हो जाएगी। तो ये हमें बताना है कि वर्टिकल से कितने एंगल पे बैंड होगी, ठीक है, वो हमने हमसे पूछा है। तो बेसिकली यहाँ पे अगर हम देखें तो नीचे को इसकी क्या आएगी, नीचे को इसका आएगा एम जी, ऑब्वियस है, नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। इधर हमारा क्या लगेगा, शूडो फोर्स लगेगा जिसकी वैल्यू होती है एम इंटू ए, ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या होती है एम इंटू ए। इसको थोड़ा आगे तक सस्पेंड करोगे तो ये वैल्यू हमारी थीटा कैलकुलेट करना है, तो थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करोगे एम ए बाय एम जी, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, टेन थीटा क्या हो जाएगा आपका एक्सेलरेशन बाय ग्रेविटी, एक्सेलरेशन बाय ग्रेविटी, एक्सेलरेशन बाय ग्रेविटी, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टेन इनवर्स ए बाय जी। सिंपल है, बहुत आसान है, कैलकुलेट कर सकते हो। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन में हमसे बोला है कि जब हमारी जो साइकिल होती है उसमें हम ब्रेक लगा देते हैं तो वो मूव होती है, मतलब डिफिकल्टी होता है उसको मूव करना। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो जब जैसे हमारी कोई भी साइकिल है, हमारी कोई भी साइकिल है, बेसिकली हमारी कोई भी साइकिल है, अगर वो चल रही है, अगर हम ब्रेक उस पर अप्लाई नहीं करते हैं तो उसके पहिए क्या है, घूमते हैं, पहिए क्या है, घूमते हैं, तो उस पर रोलिंग फ्रिक्शन काम करता है, ठीक है। लेकिन मान लो मैंने साइकिल में ब्रेक लगा दिया, तो ब्रेक लगाने के बाद रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि पहिए घूमेंगे थोड़ी ना, वो तो रुक गए। तो यहाँ पे आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन आ जाता है, ठीक है। तो इस वजह से उसको आगे मूव करना डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन जब अगर ऑब्वियसली बात है रोलिंग फ्रिक्शन रहेगा तो आसान होगा, ब्रेक नहीं होंगे तो आसान होगा। क्या बताया मैंने कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन आ जाता है, इसी वजह से आपका जो है उसको मूव करना डिफिकल्ट होता है। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज मोर देन रोलिंग फ्रिक्शन, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। सो सारे क्वेश्चन आपके इतने ही आसान है, इतने ईजी हैं, तो प्लीज़ आप लोग एक बार के लिए कोशिश करिए और बार बार क्वेश्चन को सोल्व करने की ट्राई करिए, ठीक है। मैंने अब तक जो क्वेश्चन करवाए हैं वो सारे ही अभी ऊपर वाले क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, इस वजह से मैंने नीचे से करना शुरू करा था, क्योंकि नीचे वाले क्वेश्चन अगर हम थोड़े से मैंने टफ रखे थे और वो क्वेश्चन अगर हो जाते हैं तो ऊपर वाले आप बहुत आराम से कर लोगे, ठीक है। तो प्लीज़ कोशिश करिए आप क्वेश्चन को बार बार करें, और अगर आपको अच्छा लगा कि हाँ जी मुझे समझ में आ गया बहुत बढ़िया तरीके से और ऊपर वाले क्वेश्चन को मैं फिर से एक बार ट्राई करूँगी, ठीक है, तो मुझे ज़रूर बताना ट्राई करोगे कि नहीं करोगे, क्योंकि टेस्ट तो आप लोग देते नहीं हो, ये बात तो है, टेस्ट नहीं देते हो। 70 बच्चे हैं बैच में और 70 में से 7-8 बच्चे देते हैं टेस्ट, जो कि बहुत ही ख़राब बात है। प्लीज़ थोड़ा सा एफर्ट्स डालो, पढ़ाई करो अच्छे से इस वीडियो में। चलो देखो इस वीडियो में इतना ही करेंगे, बाकी का जो है आपका केमिकल काइनेटिक्स है उसकी मैं आज पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी, कल फिर उसकी क्लास करेंगे, ठीक है। फिर आपका संडे को टेस्ट है। ऑल द वेरी बेस्ट।